अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दरअसल मेरी इस दास्तान की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से मैंने एडॉप्शन का सोचा था। उस दिन मौसम बेहद खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। अपने कमरे के बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की में खड़ी होकर दूर आसमानों में घूरते हुए मुझे अपने अकेलेपन का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं दौलतमंद माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन और जवानी बेफिक्री से गुजरे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी, मगर मैं वो बदनसीब थी जिसकी किस्मत में खुशियों का दौर ख़त्म हो गया था। बदनसीबी मुंह फाड़े मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे शौहर फ़ॉरेन में जॉब करते थे। शादी के बाद वो इस वादे पर फ़ॉरेन चले गए कि मेरे लिए वीज़ा बनवा कर भेजेंगे, लेकिन वीज़े के बजाय उनकी लाश आ गई और मैं खुलकर रो भी नहीं सकी कि अम्मी अब्बू परेशान होंगे। अम्मी अब्बू की ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और सिर्फ 6 महीने में दोनों मुझे तन्हा छोड़ गए। अब मैं इस कांटेदार ज़िंदगी में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अब्बू का बेतहाशा फैला हुआ बिजनेस मुझे कुछ बिजी रखता, लेकिन घर की फाड़ खाने वाली तन्हाई में मेरा तन मन सुलगने लगता। दुख और तन्हाई के 18 साल बीत गए थे। मेरे बालों में चांदी के तार चमकने लगे और उस दिन खुशगवार मौसम को घूरते हुए अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ। आमना बेटी, आया भी की बूढ़ी आवाज़ ने मुझे पीछे पलटने पर मजबूर कर दिया। क्या सोच रही हो बेटी? आया भी ने मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं आया भी, मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। सोचने को रह भी क्या गया है। मैं वहीं थम से कुर्सी पर बैठ गई। मायूसी गुनाह है बेटी। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ, आया बी ने बेड पर बैठते हुए कहा। मैंने सवाल भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। कहने लगी, तुम किसी बच्ची को एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? मैं भी अकेली बौलाई रहती हूँ, मेरा भी जी लग जाएगा और तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। मगर आया भी, एडॉप्शन देगा कौन? मैंने सोचते हुए कहा। अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम हाँ तो करो। आप ढूंढेंगी? मैंने गौर से उन्हें देखा। हाँ, तो फिर ढूंढ लीजिए, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैंने देखा कि आया बी के झुर्रियों भरे चेहरे पर रहस्यमयी सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर इधर उधर के ख्यालों में मैं इस बातचीत को भूल भी गई। उस दिन घर में दाखिल होते ही मुझे रोने की आवाज़ आई, किसी बच्चे की रोने की। मैं चौंक गई। इस घर के दरो दीवार ने तो मेरे ही रोने की आवाज़ सुनी थी। फिर ये कौन हो सकता था? मेरे कदम कॉरिडोर में ही रुक गए। आ गई आमना बेटी। आया बी ने मेरे कदमों की चाप सुन ली थी। मैं आया बी के साथ गोल कमरे में चली आई। वहाँ एक दुबली पतली अधेड़ उम्र की औरत गोद में लिए बच्चे को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आया बी ने बताया, यही बच्ची एडॉप्ट होगी। मैंने उसे गोद में लिया और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो चुप हो गई। आया बी हंसने लगी। लगता है तुमसे जन्म जन्म की मानूस है। मैं भी मुस्कुराती। दिन गुजरते गए। अब फरी थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। मैं अपने बेड पर लेटी किसी मैगज़ीन को पढ़ने में खोई हुई थी कि पर्दा हिला और फरी अंदर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। ये पहला मौका था कि मैं उसे ज़रा गौर से देख रही थी और उसकी तरफ देखते ही जैसे मेरे तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें बेहद अजीब सी थीं, हरी और पीली, बेनूर सी। यूँ लग रहा था वो मेरी तरफ देख रही है मगर उसे नज़र नहीं आता। मम्मा, उसने तोतले लहजे में मुझे पुकारा।
साफ जाहिर था कि वो मुझे देख रही है। मैं डर गई। जिंदगी में पहली दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया और उसे खेलती रही। यूँ तो वो हर लिहाज से नॉर्मल बच्चों जैसी थी, मगर उसकी आंखें, खुदा की पनाह, आज भी उनका ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद आया भी चली आई। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, झुकी कमर के साथ लाठी टेक कर चलती थी। आमना, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। उन्होंने जैसे किसी बात की शुरुआत की। कोई बात नहीं आया भी, खुदा आपको लंबी उम्र दे। मैंने उन्हीं के लहजे में दुआ दी, मगर वो मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट गंभीर रहीं। फिर भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ फरीद तुम्हारे पास सोया करे। मैं कांप गई। दो बेनूर आंखें मेरे आसपास नाचने लगीं। मैंने खुद को तसल्ली दी। यूं ही तुम्हें वहम हो गया है आमना। आंखें तो बहुत रंगों की होती हैं, काली, भूरी, हरी, नीली। फरी की आंखें? मेरे दिमाग में कोई रंग नहीं था जिससे मैं उन आंखों को मिला सकूं। वैसे आयाबी के रेस्पेक्ट में उनके आगे कुछ नहीं बोल सकी। उस रात फरी मेरे पास थी। रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई। नाइट बल्ब की मद्धम रोशनी में कमरे की हर चीज़ रहस्यमयी लग रही थी। और फिर किसी खरखराहट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। गौर से सुना तो बिल्ली की फरफराहट थी। मैं भी यूं ही डर जाती हूँ, बाहर कहीं बिल्ली होगी। मगर उस वक्त आवाज़ कुछ तेज़ हो गई, बिल्कुल मेरे करीब। मैंने डर कर आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ फरी लेटी थी। उफ खुदाया, मेरा सारा बदन पसीने में नहा गया। अपनी सारी ताकत और हिम्मत जमा करके मैंने फरी को छूने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ उसके बदन से लगा ही था कि मुझे ज़ोरदार झटका लगा। उसका बदन बेतहाशा गर्म था। एक लम्हे के लिए मेरे होश और हवास गुम हो गए। फिर मैं बिजली की सी तेज़ी से उठी और चीखती हुई बाहर निकल गई। सर्दियों के दिन थे। हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। डर और सर्दी से मेरे दांत बजने लगे। मैं टटोलती हुई गोल कमरे की तरफ बढ़ी और लाइट ऑन कर दी। कमरा कुछ गर्म था, लेकिन बाहर की सर्दी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। मैं बेदम होकर आराम कुर्सी पर गिर पड़ी और फिर मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह काफ़ी देर बाद आंख खुली। आया भी पास खड़ी बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। यहाँ क्यों सोई हो आमना? जी मैं आया उन्हें बता दूं, मैं फरी से डरती हूँ। मगर फिर बेवकूफ़ी मालूम हुई। मैं सुस्ती से चलती नलके के पास आ बैठी। फरी बरामदे में खेल रही थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी। मम्मा, मम्मा। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में गौर से देखा। हरी जैसी पीली और पिलाहट जैसी हरी आंखें, बेनूर सी, बिना किसी चमक के। मेरे तन बदन में सनसनी फैल गई और मैंने घबराकर उसे गोद से उतार दिया। मुंह धोकर नाश्ता करने बैठी तो रात की घटना फिल्म की तरह दिमाग में घूमने लगी। आखिर फरी का बिल्ली से क्या ताल्लुक हो सकता है? ओह, अब मैं समझी। शायद मैं अनजाने तौर पर उससे डर चुकी हूँ, इसलिए उसके खर्राटों को बिल्ली की खरखराहट समझ बैठी। मुझे रात का डर अपनी बेवकूफ़ी मालूम हुआ। मगर अचानक मेरे दिमाग में फरी के तपते बदन का ख्याल आया और वो झटका। मैं उलझ गई। शायद मेरी सोच वहम हो। मैं नींद में थी, हो सकता है मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी आंखें, मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। अगली रात फिर फरी मेरे पास थी। देर तक मुझे नींद नहीं आई। फरी साथ वाले बेड पर सोई हुई थी। थोड़ा सा खुला मुंह और दुनिया जहान की मासूमियत लिए वो बहुत भली लग रही थी। बालों की आवारा और छोटी सी सुनहरी लट उसके माथे पर पड़ी थी। मैं देर तक उसे देखती रही, फिर लाइट ऑफ करके सो गई।
कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और फरी अंदर दाखिल हो गई। उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी लग रही थी। आंखों से खून निकल रहा था। सारा बदन, हाथ और मुंह खून से लुथड़े हुए थे। मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगी, उस बूढ़ी खूसट ने मुझे खुद से अलग किया था। वो तो गई काम से। जिस दिन तुमने अलग कर दिया, अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही मेरी आंख खुल गई। पसीने से शराबोर बदन और धौंकनी की तरह चलती सांस के दौरान मध्यम रोशनी में नहाए कमरे में मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। साथ वाले बेड पर नज़र डालते ही मुझे अपनी सांस रुकती मालूम होने लगी। फरी अपने बेड से गायब थी। तभी आयाबी का ख्याल आया और मैं उठकर उनके कमरे की तरफ चल दी। आयाबी के कमरे का दरवाज़ा खुला था, हालांकि वो कभी दरवाज़ा खोलकर नहीं सोती थी। अंदर खूब अंधेरा था। मैं अंदर जाने लगी तो यूं लगा जैसे कोई चीज़ मेरे करीब से गुजर गई हो। कोई साया या कोई। बहरहाल वो चीज़ जानवर या इंसान नहीं थी। आयाबी के कमरे की रोशनी जलाते ही मेरे कदम जहाँ थे वहीं गड़ गए। आयाबी का बूढ़ा जिस्म बिना हिले डुले कमरे के ठीक बीच में फर्श पर पड़ा हुआ था। उनकी गर्दन से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर बिखरा हुआ था और ज़बान बाहर निकली हुई थी। मैंने एक भयानक और लंबी चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो कमरे में तेज़ धूप फैली हुई थी। आयाबी का अकड़ा जिस्म अभी तक उसी हालत में था। फरी मेरे पास खड़ी थी। डॉक्टर आया। उसने खूब अच्छी तरह मुआयना किया, फिर सर खुजाने लगा जैसे किसी बड़ी उलझन में हो। आपने कोई जानवर रखा हुआ है? उसने पूछा। मैं पूरी जान से लरस गई। जानवर से क्या मतलब है? मैंने लरसती आवाज़ पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। कोई खूनख्वार जानवर, चीता वगैरह किस्म का। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। खूनख्वार जानवर घर में पालकर अपनी मौत को दावत देनी है? मैं साफ लापरवाही से बोली। बहरहाल आप पुलिस को खबर कर दीजिए। कत्ल का केस है, वो कुछ न कुछ ज़रूर मालूम करेगी। डॉक्टर मशवरा देकर चला गया और मैंने गिनती के कुछ लोगों को खबर देकर आयाबी का कफन दफन करा दिया। अगले दिन मैंने फरी को यतीम खाने यानी अनाथालय में दाखिल करा दिया। उसे यतीम बता करके खुद को उसका गार्डियन लिखवाया। यतीम खाने के मैनेजर ने कहा मैं किसी भी दिन उससे मिल सकती हूँ। मैंने एक अच्छी रकम उन्हें हर महीने देने का वादा किया। इसके बावजूद चैन नसीब नहीं हुआ। वाकई यूँ लगता है जैसे खुशियाँ और सुकून मुझसे रूठ चुके हैं। सारा दिन घर के कोने कोने से एक ही आवाज़ उभरती रहती, जिस दिन तुमने अलग कर दिया, अंजाम अच्छा नहीं होगा। दिन और रात बेचैन रहने से मैं आधी पागल हो चुकी थी। तंग आकर मैंने वो घर छोड़कर किराए के एक छोटे मकान में रहना शुरू कर दिया। हर महीने तय की हुई रकम मनी ऑर्डर करके मैं फरी को भूलने की कोशिश में बिजी रहती, मगर फरी तो भूत की तरह मेरे दिमाग पर मुसल्लत हो चुकी थी, मेरे दिमाग पर छा चुकी थी। किसी सूरत भुलाए नहीं भूलती थी। अलबत्ता पहले के मुकाबले उसकी याद आना कुछ कम हो गई थी। एक एक करके 3 साल गुजर गए। एक दिन मुझे मैनेजर का ख़त मिला। उसका कहना यह था कि फरी को आकर ले जाऊं। अगले दिन मैं यतीम खाने पहुंच गई। हम लोग इसे उकता गए हैं। शायद ये लड़की एबनॉर्मल है। इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। वो सारा वक्त यतीम खाने की बिल्लियों से खेलती रहती है, लोगों के करीब नहीं आती, रात को भयानक खर्राटे लेती है। कोई इसके पास सो नहीं सकता। आप जानती हैं, हमारे पास सबके लिए अलग अलग इंतज़ाम नहीं है। इन शॉर्ट, ये समझ लीजिए कि वो अब हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैनेजर ने डिटेल मुझे बताई। मैं बाहर निकली ही थी कि फरी मेरी टांगों से लिपट गई। मम्मा, उसकी आवाज़ खुशी से भरपूर थी। मैंने उसे देखा। इन 3 वर्षों में वो पहले से कहीं ज़्यादा सेहतमंद और खूबसूरत हो गई थी। उसके चेहरे से जहानत यानी होशियारी टपकती थी, मगर उसकी आंखें
यकीन जानिए अब भी वैसी थीं, बिल्कुल वैसी, भयानक, रहस्यमयी और बिना किसी चमक के। यतीम खाने ने उसे रखने से इनकार कर दिया था। पता नहीं वो कौन थी, किसकी बेटी थी, ये सब कुछ आयाबी को मालूम होगा, मगर मैंने कभी पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। चूँकि मैं उसकी गार्डियन थी, इसलिए अब उसे मेरे पास ही रहना था। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, उसी घर में जिसे मैंने 3 साल पहले फरी की वजह से छोड़ दिया था। अब वो बेहद प्यारी बातें करती थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसने मुझे पहचान लिया था। 3 साल का वक्त भूलने के लिए काफ़ी होता है, ख़ास तौर पर बच्चे के लिए। मम्मा, मुझे किताबें लेकर दे दीजिए, मैं स्कूल जाऊंगी, वो बेहद शौक से बोली। मैं उसे लेकर मार्केट चली गई। खिलौनों की दुकान के आगे से गुजरते हुए मैं रुक गई। बेशक फरी मेरी अपनी बेटी नहीं थी, मगर मेरा जो कुछ है आखिर उसी का है। मैंने सोचा और उसे खिलौने पसंद करने को कहा। फरी खिलौने पसंद करने लगी और मैं इधर उधर नज़रें दौड़ाती रही। दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो मैंने उसके खिलौनों पर नज़र डाली। एक बड़ा चीता, एक काली बिल्ली, एक चाबी वाली बिल्ली, टीन का एक भूत, एक प्लास्टिक का भयानक शक्ल वाला भूत। मुझे यकीन हो गया फरी कोई नफ्सियाती केस है, फरी कोई मानसिक केस है। उसकी होशियारी असाधारण थी। नर्सरी का सारा कोर्स उसे थोड़े से दिन में ही याद हो गया था। एक दिन मैं उसे साथ लेकर स्कूल जा पहुंची। स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे अपने सामने बिठाया और कुछ एक सवाल पूछे। मैं पास बैठी थी। अचानक वो चीखें मारने लगी और फिर बेहोश हो गई। मैं घबरा गई। मम्मा, फरी की आवाज़ काफ़ी हद तक कठोर थी। आप इसके पास नहीं जाएंगी, उसने फैसले भरे अंदाज में प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया। मेरे कदम जैसे मन मन के हो गए थे। बाप का नाम पूछ रही थी, मैं इसे बाप का नाम कैसे बता दूं? फरी एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली और मैं किसी अंदरूनी अंदेशे से कांप गई। उसने कहर भरी नज़रों से प्रिंसिपल को देखा और मेरा हाथ थाम कर बाहर आ गई। मैं मशीनी अंदाज में उसके पीछे चलती रही। तो क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे? मैंने घर पहुंचकर फरी के गाल थपथपाए। बाप का नाम तो हर स्कूल में पूछते हैं। एक बात और कि मैं उसकी तरफ देखती नहीं थी, मुझे आंखों से डर लगता था। मगर मेरे बाप का नाम इतना गिरा पड़ा नहीं कि हर किसी को बताती फिरूं। आप भी सुने तो हफ्तों बुखार में फूंकती रहें मम्मा। वो जाने किस जज्बे के तहत कह रही थी और मेरा रोआं रोआं कांप रहा था। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मैं उससे डरी हुई थी, लेकिन इतनी तसल्ली ज़रूर थी कि वो मुझे शायद कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि मेरे साथ उसका रवैया दोस्ताना और नॉर्मल होता था, जबकि दूसरों से हमेशा गुर्राए हुए लहजे में बात करती थी। मौसम उस दिन भी काफ़ी खुशगवार था। मैं धीरे धीरे चलती बाग में चली आई, मगर ये देखकर ठिठक गई कि फरी कम से कम 10 रंग बिरंगी बिल्लियों में घिरी बैठी थी। आइए मम्मा, वो मुझे देखकर खड़ी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि बिल्लियां कब खिसक गईं। आप बिल्लियों से क्यों खेल रही थी फरी? मैंने अपनाइयत से पूछा। वो मेरी दोस्त है मम्मा। आपकी ज़ात वाले तो मुझे दोस्त बनाने को तैयार नहीं, कहते हैं तुम एबनॉर्मल हो, वो दर्द भरे लहजे में बोली। उस लम्हे मुझे उस पर टूट कर रहम आया। शायद अकेलेपन की वजह से बिल्लियों की तरफ उसका झुकाव हो गया है। मैंने हमदर्दी से सोचा। मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये मानसिक केस है, मगर उसी लम्हे उसकी बात मेरे दिमाग में गूंजी। आपकी ज़ात वाले तो मुझे, तो क्या ये हमारी ज़ात से नहीं? और फिर उस दिन आप ये सुने तो हफ्तों बुखार में फूंकती रहेंगी मम्मा। पता नहीं इसके माँ बाप कौन हैं,
जिनसे वो मुझे इतना डरा रही थी। और वो खरखराहट, बिल्लियों जैसी गुर्राहट, मैं जितना सोचती उलझती जाती। कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बेड पर पंजों के साफ निशान बने हुए थे। अभी मैं कुछ सोच नहीं पाई थी कि फरी अंदर आई। मम्मा, दरअसल मैं आपके बिस्तर पर कूद रही हूँ, आपने माइंड तो नहीं किया? यूँ लगता है जैसे किसी जानवर ने उछल कूद मचाई हो। मैंने फरी की तरफ देखे बगैर कहा। मैं उससे नज़र मिलाती ही नहीं थी। देखिए मम्मा, देखिए, मुझे जानवर कहकर आप मेरी तौहीन कर रही हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आपसे आला आपसे आला और बेहतर मखलूक हूँ। मखलूक यानी जीव हूँ। पता नहीं वो बातों ही बातों में क्या एहसास दिलाना चाहती थी। कभी खुद को आला और बेहतर मखलूक कह दिया, या कभी आपकी ज़ात वाले और बाप का नाम बताने की धमकी। मैं अपने आप से उलझ जाती। मुझे मालूम हो चुका था वो ज़रूर कोई अलौकिक जीव है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक उसे मारने का ख्याल नहीं आया था। उस रात मैं सो रही थी कि किसी अनजाने डर से मेरी आंख खुल गई। मुझे अपनी गर्दन पर किसी नोकीली चीज़ का एहसास हुआ। मैंने झटके से उसे अलग किया, मगर उसकी पकड़ और तेज़ होती गई। वो पंजे थे जो बड़ी तेज़ी से मेरी दबोची हुई गर्दन को दबा रहे थे। मेरी आंखें बाहर निकल आईं। हलक से आवाज़ निकालने की कोशिश की तो घुटकर रह गई। सोचा मौत करीब है, कलमा पढ़ लूँ। यही सोचकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, मगर दिमाग में कुछ भी नहीं था। जो कुछ याद था तेज़ी से दिमाग में दोहराती गई, और फिर उसका फ़ौरन नतीजा ये निकला कि पंजों की पकड़ ढीली पड़ती गई और मैं बेसुध सी हो गई। आधी बेहोशी के आलम में मैंने देखा साथ वाले बिस्तर से फरी गायब थी। उस दिन मुझे सही मानों में फरी के ख़तरनाक होने का एहसास हुआ, मगर अभी मैंने उसे मारने का कोई इरादा नहीं किया था। वैसे मुझे क्यूरोसिटी ज़रूर थी कि रात वो किधर गई थी। सुबह उससे पूछा तो हैरान होकर कहने लगी, सोई हुई थी और किधर जाती। मगर मेरी आंख खुली तो आप गायब थीं। मैंने कहा, आपको अंधेरे में पता नहीं चला होगा मम्मा, वरना मैं कहाँ जा सकती हूँ। वो लापरवाही से सर झटक कर अपने खिलौने खेलने लगी। मैंने देखा वो दोनों भूतों को अपने दाएं बाएं बिठा रही है। फिर उसने एक बिल्ली उठाई। लो, इसे खा जाओ, वो प्लास्टिक के भूत से कह रही थी। इतने में उसका हाथ लगने से टीन का भूत नीचे गिर पड़ा। ला, वो गुर्राई, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। उसने टीन का भूत पकड़ा ही था कि मैंने उसे अपने होने का एहसास दिलाया। क्या हो रहा है? अच्छा, आप यही हैं? वो खिलौने समेट कर हंसी, वरना मैं इसे खा ही जाती। उस रात मैं चुपचाप आंखें मूंदे लेटी थी। मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। बार बार मुझे झोंक आ जाती। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को जगाए हुए थी। फरी साथ वाले बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। अचानक उसने हल्की सी हरकत की और अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मैं कनखियों से उसे देख रही थी। वो धीरे से चलती बाहर निकल गई। मैंने घड़ी देखी, 12:30 बजे थे। डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्या बात थी कि आंखें खुद ब खुद बंद हुई जा रही थीं। बावजूद 1000 कोशिश के जाने कब मेरी आंख लग गई। कमरे में खूब अंधेरा था। मेरी आंख खुल गई, मगर आंख खुद नहीं खुली थी। लगता था किसी ने झिंझोड़ कर उठा दिया हो। मैं अचानक पूरी तरह से जग गई। बाहर कोई अनजानी सी आवाज़ आ रही थी। मैं फैसला नहीं कर सकी ये आवाज़ किसकी है। दबे पांव आगे बढ़कर हल्का सा दरवाज़ा खोला और झरी से आंख लगाकर देखा। चांद की मध्यम रोशनी में एक भयानक जानवर बैठा था। उसके आगे किसी बदनसीब इंसान की अधखाई लाश पड़ी थी। मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। वो भालू था? नहीं,
जो कोई भी था, उसके सारे बदन पर घने सफ़ेद बाल थे। लंबे लंबे नाखून। 6-7 फीट कद का वो हैवान यूं बैठा था जैसे अरसे से इस जगह को जानता हो। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। ओह, उसकी आंखें बिल्कुल फरी जैसी थीं। वही हरी और पीली, बेनूर सी, बिना किसी चमक के। मैं बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी और फिर मुझे आसपास की कोई खबर नहीं रही। मैं बेहोश हो चुकी थी। आंख खुली तो फरी मेरे करीब बैठी थी, सदा की मासूम, और उसी हुलिये में जिसमें मुझे रोज़ाना दिखाई देती थी। मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी कि बाहर दस्तक हुई। भला इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं सोचती हुई बाहर आई। पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स खड़ा था। आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसने मुझे देखते ही सवाल किया। जी नहीं, मेरी एक 7 साल की बेटी भी है। इसके अलावा कोई भी नहीं। आपकी नींद शायद बहुत गहरी है। आपको कैसे पता चला? मैंने सवाल किया। रात हम लगातार घंटा भर आपका दरवाज़ा खटखटाते रहे। अच्छा, आपको रात यहाँ आने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने एक और सवाल कर दिया। देखिए, मैं पुलिस का अफसर हूँ, उसने परिचय कराते हुए कहा। पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं। घर वालों को उनकी घुटी घुटी चीखें सुनाई देती हैं और फिर उनका कहीं पता नहीं चलता। मेरा असिस्टेंट इंस्पेक्टर कल ड्यूटी पर था। उसने किसी को आदमी उठाए आपके घर जाते देखा था। जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि घर नंबर 94 का एक आदमी कम है। उसी वक्त हम यहाँ आए, मगर आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो डिटेल बता रहा था और मेरी हालत का किसी को अंदाज़ा नहीं था। आपके इंस्पेक्टर ने उसे कैसे आते देखा था? मैंने लरजती आवाज़ में पूछा। वो कह रहा है कि एक साया सा तेज़ी से भाग रहा था। उसके हाथों में एक इंसान था। तो क्या वो साया दरवाजे से अंदर आया था? मैंने उसकी बात काटकर बेसब्री से पूछा। जी नहीं, पिछली दीवार फांद कर अंदर आया था। तो आपका इंस्पेक्टर भी दीवार फांद कर उसका पीछा कर लेता। आपको पता नहीं, पिछली दीवार काफ़ी ऊंची है। देखिए, एक तो किसी आदमी को उठाकर तेज़ भागना और फिर इतनी ऊंची दीवार को फांद लेना, ये किसी इंसान का काम नहीं। बहरहाल, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। फरी गोल कमरे में फर्श पर बैठी थी। ये कौन है मम्मा? पुलिस अफसर को देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। वो उसी को देख रही थी। मैंने पलट कर देखा। वो यूं खड़ा था जैसे हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। उसकी नज़रें फरी पर फट जाने की हद तक गड़ी थीं और फिर वो धड़ाम से गिर पड़ा। मैं उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि फरी की कुर्राहट ने मेरे कदम रोक दिए। आप इसके पास नहीं जाएंगी, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली और मुझे स्कूल की प्रिंसिपल याद आ गई। ये हमारे मेहमान हैं फरी, इनको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। आप इनको उठाकर बाहर फेंक आएं, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। मगर मैं इन्हें कैसे फेंकूंगी? मैंने बेबसी से कहा। इसे यहीं रहने दें और मुझे चाय ला दें, फरी ने लगभग आम से लहजे में कहा। मैं चाय लेकर आई तो कमरे में फरी के सिवा कोई भी नहीं था। क्या देख रही हैं? उसे मैंने फिकवा दिया है। फरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और यही वो वक्त था जब मैंने उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। मुझे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। उस दिन मैंने ढूंढ ढांट कर अपने मरहूम शौहर का रिवॉल्वर निकाला और कारतूस खरीदे। फिर वीरानों और जंगलों में जाकर निशाने की प्रैक्टिस करने लगी। फरी को अलग कमरा दे दिया गया। इसके बाद मैंने फरी को मारने की कोशिश की, मगर मेरे होश मेरा साथ नहीं देते।
तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी की जान लेना बेहद मुश्किल काम है। वो एक भयानक रात थी। बिजली कड़क रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अंधेरे का राज था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए बेड पर बैठी थी। रिवॉल्वर तिपाई के नीचे था। कमरे की लाइट जल रही थी। कहीं दूर बिजली गिरने की जोरदार कड़क हुई। धड़ से दरवाज़ा खुला और सहमी हुई फरी अंदर आ गई। पहले तो मैं कांप गई क्योंकि चिटकनी लगी हुई थी और फरी के आने से खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया था, मगर उसकी सहमी सूरत देखकर मेरा डर दूर हो गया। क्या बात है फरी? मम्मा, बिजली कड़क रही है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। बच्ची है, डर गई है। उस वक्त वो एक आम सी बच्ची दिखाई दे रही थी, मासूम और डरी हुई। मैंने अचानक उसे अपने साथ लिपटा लिया। मम्मा, मैं आपके पास रहूं? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। क्यों नहीं? दो ही चीज़ों से तो डर लगता है, वो बिस्तर पर लेटते हुए बोली। कुरानी आयत यानी दुआओं से और कड़कती बिजली से। मैंने ऐसे दिखाया कि जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। अभी बारिश नहीं हुई थी। मैं जागने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर नींद तेज़ी से आए जा रही थी। मैं ऊँघ रही थी कि मुझे अपनी गर्दन पर पंजों की पकड़ का एहसास हुआ। मैं उठ गई। मैंने अध खुली आंखों से देखा, कोई साया सा मेरे सामने था और गर्दन पर पंजों की पकड़ और तेज़ होती जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से तिपाई पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया, मगर मुझ में उसे चलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने दुआएं पढ़ने के लिए मुंह खोला और मेरी ज़बान निकल आई और उस पर दांत गड़ गए। सारा बदन पसीने से नहा गया। मैंने दिमाग ही में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैंने बगैर देखे सामने की तरफ अंधाधुंध गोलियां चला दी और जब मैंने पूरी आंख खोलकर देखा तो फर्श पर एक काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। वो बेनूर, हरी पीली आंखों वाली। म्याऊं, वो कठोर आवाज में गुर्राई। साथ ही कमरे की बिजली चली गई। बाहर जोर से बारिश होने लगी। मैं काले खुप अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और म्याऊं म्याऊं की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। दिन की रोशनी में मैंने देखा कि कमरे और बरामदे के फर्श पर खून की एक लकीर बनी हुई थी, जो आंगन में शायद बारिश ने मिटा दी थी, और बिस्तर पर पंजों के निशान थे। और फरी घर में कहीं नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।